बच्चों नमस्कार, मैं अजीम खान मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बच्चों तो बेटे आज अपन लेकर आए हैं अध्याय नंबर जो 13 चल रहा है बेटे, उसका सेकंड पार्ट रहेगा लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। उससे पहले बेटे अपन ने पढ़ा था कि जो है कृषि क्षेत्र में किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी काम में आती है। तो उसमें आपने रीड किया होगा बच्चों कि कृषि क्षेत्र में कई तरह के पौधे जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट अपन ने कहा है, तो वो पौधे बनाए गए हैं जिनके ऊपर कीटों का संक्रमण नहीं होता है। बेटे आज यहां पर अपन लेंगे कि चिकित्सा क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो बच्चों आपको जानकारी होगी कि चिकित्सा क्षेत्र में बेटे कई तरह के इंसुलिन हार्मोन इसी के माध्यम से बनाए गए हैं। कई प्रकार के जो टीके हैं जिसको रिकम्बिनोट टेक्नोलॉजी के टीके कहा जाता है, जिसमें जो है क्या कहते हैं बेटे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जाना जाता है, वह भी रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए गए हैं। कई प्रकार के ऐसे हार्मोन बना लिए गए हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा जीन थेरेपी के रूप में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहले जिन कोई व्यक्तियों को बेटे डायबिटीज हुआ करती थी, तो डायबिटीज का वह इलाज पुराने जमाने में किस तरह से किया करते थे कि वह पहले किसी जानवर की जो पेनक्रियास ग्लैंड है, उस पेनक्रियास ग्लैंड को लेकर उसे सुखा करके उसे पीसा जाता था, और पीसने के बाद में बेटे उसकी गोलियां बनाई जाती थी, फिर वह खिलाई जाती थी। अब इसके कई नुकसान भी थे, क्योंकि जिस व्यक्ति को वह गोलियां खिला रहे हैं वह एक तरह से दूसरे व्यक्ति के शरीर का पार्ट है। तो जब गोलियां खिलाई जाती थी तो बेटे खाने वाले व्यक्ति के अंदर उन गोलियों के प्रति रिएक्शन उत्पन्न हो जाया करते थे, और इस तरह से जो है डायबिटीज का इलाज किया जाता था। लेकिन उसके बाद में बेटे एक आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया गया जिसका नाम है हुमुलिन, और यह हुमुलिन बनाने के बाद में बेटे इसके इंजेक्शन मार्केट में आने लगे और डायबिटीज पेशेंट के लिए एक क्रांतिकारी यह सिद्ध हुआ। उसके बाद में बेटे कई प्रकार के ग्रोथ हार्मोन है, कई प्रकार के सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है जो इस विधि के माध्यम से बनाए गए हैं। कई प्रकार के ऐसे टीके बना लिए गए हैं जो कि डीएनए टेक्नोलॉजी के आधार पर है, और यह टीका एक मॉडर्न जेनरेशन का टीका कहलाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का टीका, ल्यूकेमिया का टीका। तो ये सारे के सारे यूजेज अपन यहां पढ़ने वाले हैं। तो बेटे इस लेक्चर का जो नाम है वह है चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। तो आइए बेटे कौन कौन से उपयोग यहां पर इसमें होते हैं वो अपन यहां पर देखते हैं। तो यहां आप देखिएगा बच्चों कि चिकित्सा क्षेत्र में, यानी यहां पर आप क्षेत्र याद रख सकते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो यूजेज है वो बेटे मेडिसिनल सेक्टर में कैसे किया जाता है वो यहां पर अपन देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य व सुरक्षा क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव जो है डाला है। तो ये थोड़ा याद रखना बेटे कि जो अच्छा ये टेक्नोलॉजी तो याद है ना आपको कि पहले वांछित जीन को लिया जाता है और वांछित जीन को बेटे किसी वाहक डीएनए के साथ में मिला करके एक डीएनए बनाया जाता है, जिस डीएनए को आरडीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए कहा जाता है। फिर उस वांछित जीन को बेटे किसी कोशिका के अंदर प्रवेश करवाया जाता है और फिर वहां पर उससे एक नया उत्पाद या नया सजीव बनता है जो पहले वाले से ज्यादा उच्च गुणों वाला होता है। तो इसको अपन कहते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बेटे ये जो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसका कहां कहां पर उपयोग होने लगा है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में और सुरक्षा क्षेत्र में इसका उपयोग होने लगा। यानी स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे की जाती है, कौन कौन से ऐसे जीन हैं बेटे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हानिकारक जीन को तो हटा दिया जाता है और लाभदायक जीन को जोड़ दिया जाता है। तो डीएनए में ये काट छांट करने की जो विधि होती है इस विधि को ही डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो देखिएगा बेटे कि रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में
जो है अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। यानी हमारी बॉडी की सुरक्षा कैसे की जाए, हमारी बॉडी की जो है विभिन्न रोगों से सुरक्षा कैसे की जाए, तो ये बेटे ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इसके बारे में जानकारी ज्यादा हुई है। उसके बाद में देखिएगा इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सा औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव हो पाया है। यानी बेटे ये ध्यान रखें कि बायोटेक्नोलॉजी का जो यूजेज है वह हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा में ज्यादा से ज्यादा हुआ है और इस विधि के माध्यम से कई प्रकार की ऐसी औषधियां बना ली गई है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक होती है। जब तक ये डीएनए टेक्नोलॉजी का उत्पादन नहीं हुआ था, जब तक बेटे कोई जो है औषधियों का ज्यादा खोज भी नहीं हुई थी, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई प्रकार की प्रभावशाली औषधियां बनाई गई है और उन औषधियों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन या स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला है। उसके बाद में आप देखिएगा वर्तमान समय में 30 पुनर्योगत चिकित्सीय औषधियां विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना बेटे, यानी यहां पर 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन यानी 30 प्रकार के ऐसे मेडिसिन बेटे जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाई गई है, ये विश्व में बेटे इन्हें मान्यता प्रदान हो गई है। तो एक बार और अच्छी तरह से सोच ले कि चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिसिन सेक्टर में बेटे बायोटेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया गया है। तो इतना याद रखिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा पर ज्यादा असर पड़ा है, ज्यादा प्रभावशील हुई है। क्यों? क्योंकि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेटे कई प्रकार की ऐसे प्रभावशाली औषधियां बनाई गई है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है और इसमें 30 प्रकार की औषधियों को विश्व में बेटे जो है मान्यता भी मिल चुकी है। तो यह भी आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में भारत में 12 विपणित हो रही है और वर्तमान में जो भारत में बेटे 12 औषधियां ये भारत के अंदर भी काम में आ रही है। तो एक बार तो ये ध्यान रख ले कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है वह स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरह से उपयोगी है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में बेटे जो ये उपयोगी है, ये एक तो इससे विभिन्न प्रकार की मेडिसिन इस विधि के माध्यम से बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन है, जैसे मोस्ट कॉमन हार्मोन आपको याद रखना है इंसुलिन। पहले इंसुलिन को बेटे नेचुरल तरीके से जानवरों से लिया जाता था और अब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसुलिन भी बना लिया गया है। कई प्रकार के इंटरफेरोन बनाए गए हैं बच्चों जो आगे चलकर वायरल संक्रमण को रोकते हैं, वह भी इसी विधि के माध्यम से बनाए गए हैं। तो वर्तमान में पूरे वर्ल्ड के अंदर बेटे 30 प्रकार की ऐसी औषधियां हैं जो इस टेक्निक के माध्यम से बनाई गई है। उसमें अकेले भारत में 12 औषधियां हैं जो इस टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं, जो कि अभी काम में आ रही है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। वयस्कों में होने वाला मधुमेह, अब ये थोड़ा सा याद रखना, आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन। तो बेटे ये ध्यान रखना, इंसुलिन से पहले आपको ये डायबिटीज के बारे में मैं बता दूं। डायबिटीज, तो बेटे ये डायबिटीज दो तरह की होती है। एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और एक होते बेटे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज जो इंसुलिन डिपेंडेंट है वो क्या होती है कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है बेटे, कौन सी यहां बता दूं, यानी एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास की एक सेल होती है बेटे जिसका नाम है बीटा सेल, और बीटा सेल सेक्रेट करती है इंसुलिन हार्मोन का। और इंसुलिन हार्मोन दो, एक तो अल्फा चेन से मिलकर बना होता है और एक बेटे बना होता है बीटा चेन से। अल्फा चेन को आप ए कह सकते हो और बीटा चेन को आप बी कह सकते हो। तो ये थोड़ा सा याद रख ले कि बेटे यहां पर जो एक बीमारी होती है, यानी यहां मधुमेह की जो बीमारी है ये दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस ये टाइप 1 होती है और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस ये टाइप 2 होती है। तो बेटे जो टाइप 1 बीमारी होती है ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट करती है। जब बॉडी की बीटा सेल बेटे निष्क्रिय हो जाती है तो बॉडी के अंदर इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, और जब इंसुलिन का बनना कम हो जाता है तो ग्लूकोज जो है वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और हमारे ब्लड के अंदर बेटे ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू
हो जाता है, तो उस कंडीशन को अपन डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह रोग कहते हैं। अब पुराने जमाने में क्या किया जाता था कि मधुमेह का उपचार करने के लिए जानवरों की जो अग्नाशय ग्रंथि है बेटे, इसे लिया जाता था, इसे सुखा करके इसकी गोलियां बनाई जाती थी और पेशेंट को दी जाती थी। अब ठीक है, पेशेंट इसमें आराम भी मिलता था, लेकिन कई बार बेटे क्या होता था कि जब पेशेंट को दिया जाता था तो वहां पर यह रिएक्शन हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि अपन ने अग्नाशय ग्रंथि किसी दूसरे जानवर से ली है और वह बेटे किसी दूसरे व्यक्ति को उसको खिलाया है, तो उसका शरीर इन्हें रिजेक्ट कर देता था, तो बेटे वहां पर कई सारी व्याधियां या प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ बेटे, इस बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसा इंसुलिन बनाया गया जो कृत्रिम रूप से लेबोरेटरीज में निर्मित था और उस इंसुलिन को नाम दिया गया होमुलिन। और होमुलिन बेटे कृत्रिम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया इंसुलिन है और उस इंसुलिन को आज वर्तमान में बेटे उसी इंसुलिन का उपयोग जो है डायबिटीज के लिए किया जाता है। अब ये कैसे बनता है तो यहां देखिएगा, यहां इसमें अच्छी तरह से इसको इस तरह से देखिएगा बेटे कि ये हमारे पास में इंसुलिन है। ये एक इंसुलिन को मैं यहां से यहां तक ले रहा हूं बेटे, एक इंसुलिन तो ये है, इसको मैं इस कलर से ले रहा हूं और यहां पर बेटे आप देखिएगा कि दूसरा इंसुलिन इसको मैं यहां से यहां तक ले रहा हूं। एक इंसुलिन यहां पर ये वाला है और तीसरा इसका जो अननेसेसरी पार्ट है वो यहां से लेके बेटे यहां तक ये पार्ट इसका अननेसेसरी है, ये यहां पर। तो ये आप देखिएगा यहां ये जो इंसुलिन बना है, ये जो इंसुलिन यहां पर आप बना है, तो इस इंसुलिन को आप कहेंगे तो ये इंसुलिन है प्राक इंसुलिन यानी प्रो इंसुलिन। यहां पर याद रखना बेटे प्रो इंसुलिन। यहां पर इसमें ये वाली जो चेन है ये तो ए चेन कहलाएगी और ये वाली यहां पर बी चेन है और ये जो बनी इसको सी चेन यहां पर कहेंगे। उसके बाद में फिर क्या होगा तो आप यहां पर देखिएगा कि इसके अंदर ये एक चेन तो इसकी ये वाली है, तो इसको यहां पर अपन बोल देंगे बेटे ए चेन। दूसरी चेन इसकी ये वाली है जिसे आप यहां पर ये वाली चेन है, ये वाली चेन, तो इस चेन को आप कह दोगे यानी बी चेन। और तीसरी यहां से इसमें सेपरेट हो जाएगी और ये सेपरेट होने वाली जो चेन है इस चेन को आप कहोगे यानी सी चेन, जो कि अननेसेसरी होती है, इसको यहां से स्वतंत्र हटा दिया जाता है, स्वतंत्र हटा दिया जाता है। तो बोले यहां पर जो प्रो इंसुलिन है और यहां पर ये जो बना है ये यहां पर बना है इंसुलिन, इंसुलिन। और इंसुलिन के अंदर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं बेटे, यहां पर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि ये वाला यहां से यहां तक ये तो प्रो इंसुलिन है जिसमें बेटे एक चेन तो इसकी ए चेन है, याद रखना अल्फा चेन, और यहां पर ये होती है बीटा चेन और दोनों चेन आपस में जुड़ी होती है डाइसल्फाइड से। जब यहां पर ये मैच्योर इंसुलिन बनता है तो बेटे यहां से ये तीसरी चेन इसे सेपरेट कर दी जाती है जिसको कहा जाएगा सी चेन, सी चेन। तो ये याद रखना यहां से ये चेन अलग कर दी जाती है बेटे जिसे सी चेन कहा जाता है। तो एक बार और अच्छी तरह से समझ लें कि ये जो यहां पर आपको नजर आ रहा है ये ए चेन है, ये बी चेन है और ये वाली सी चेन है। तो जब तक सी चेन इंसुलिन से जुड़ी रहेगी जब तक इसे प्रो इंसुलिन कहा जाएगा। उसके बाद में क्या होगा बेटे कि इंसुलिन की ए चेन और बी चेन यानी अल्फा चेन और बीटा चेन ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगी और उसके बाद में जो सी चेन होती है वो वहां पर अलग हो जाती है। टोटल इंसुलिन की बात करोगे तो ये 51 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है बेटे, यानी 51 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है जिसमें यहां पर 20 तो बेटे इसकी जो है अल्फा चेन के अंदर एमिनो एसिड होते हैं और यहां पर जो होंगे यानी इसमें 20 होंगे और इधर यहां पर आप बात करेंगे तो लगभग जो है क्या कहते हैं 30 के लगभग या 31 के लगभग जो है वह एमिनो एसिड आपको बीटा चेन में देखने को मिलेंगे। तो टोटल एमिनो एसिड जो इंसुलिन के अंदर होते हैं ये 51 एमिनो एसिड होते हैं और एक चेन जो होती है बेटे अल्फा चेन वह 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होगी और जो बीटा चेन है वह 31 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है और ये दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। तो जब इंसुलिन बेटे यहां पर एक तरह से जिसको कहते हैं ना
प्रो इंसुलिन, इंसुलिन के बनने से पहले की अवस्था। तो उस अवस्था में एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसे सी चेन कहा जाता है, ये अननेसेसरी पार्ट होता है, और एक ए और बी। बाद में जब इसका मैच्योरेशन होता है बेटे तो ए चेन और बी चेन ये तो किसके द्वारा जुड़ जाएगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगी। उसके अलावा जो सी चेन है बेटे यहां पर, इसे यहां से सेपरेट कर लिया जाएगा, और ये जो यहां पर इंसुलिन बनेगा ये कृत्रिम इंसुलिन है, जिसे आगे चलकर मानव में डायबिटीज उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें आप देखिएगा बेटे, वयस्क में होने वाले मधुमेह का उपचार, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मधुमेह का जो उपचार है, मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। यानी बेटे जिन व्यक्तियों को टाइप 1 प्रकार की जो डायबिटीज है, वैसे तो आपको मैं बता दूं कि 90% जो डायबिटीज होती है बेटे वह टाइप 2 होती है, और ये आनुवांशिक नहीं होती, इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो टाइप 1 प्रकार की डायबिटीज होती है बेटे, यह आनुवांशिक भी होती है और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। तो इस डायबिटीज के अंदर इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये थोड़ा याद कर लें कि जिन वयस्कों में मधुमेह का नियंत्रण जब होगा तो उसमें इंसुलिन लेने की संभवता जरूरत पड़ेगी। मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों या सूरों को मारकर उन्हें अग्नाशय से निकाला जाता था। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना बेटे। जैसा मैंने आपसे क्या कहा था कि पुराने जमाने में इंसुलिन की जो जरूरत थी वह कैसे पूरी होती थी कि या तो जानवर या मवेशी या फिर सूअर, इनकी अग्नाशय ग्रंथि को निकाला जाता था, और निकाल करके इसे सुखा करके इसकी गोलियां बनाई जाती थी। उसके बाद में बेटे इसको पेशेंट को खिलाया जाता था। तो ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं, मान लो कोई शाकाहारी है तो वह कैसे सूअर की अग्नाशय की गोलियां खा लेगा, है ना, कैसे बेटे जो है मवेशी की गोलियां खा लेगा। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट थी, और उसके बाद भी बेटे उनका शरीर इनको स्वीकार नहीं कर पाता था, याद रखना। तो आगे देखिएगा कि जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एक एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरी तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी। यानी बेटे ये तो अपन को पता है, जब हमारी बॉडी के अंदर किसी दूसरे जो है क्या कहते हैं जानवर के कुछ पार्ट अगर डाले जाएंगे तो हमारा बॉडी उसे स्वीकार नहीं करती है। ये तो याद है ना, इतना आसान नहीं है। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है, अगर अपन किसी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो पहले बेटे उसको गोलियां या दवाइयां दी जाएगी ताकि उसके शरीर में जो एंटीबॉडी बनेगी उन्हें रोका जाए। तो यही यहां पर होता है कि कुछ रोगियों में क्या होता था बेटे कि जैसे अपन ये अग्नाशय ग्रंथि वाली गोलियां किसी व्यक्ति को खिलाई जाती थी तो उसका शरीर इन्हें बाहरी पार्टिकल मान लेता था, एंटीजन, और इनके विरुद्ध क्या बना लेता है, एंटीबॉडी, और इन्हें नष्ट कर देता था। तो ये इस तरह से पुराने जमाने में बेटे इस तरह से इसका इलाज किया जाता था। तो एक बार और ध्यान से आप देख ले कि यहां पर क्या हुआ बेटे कि मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों या सूअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता था। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी उत्पन्न हो जाया करती थी। तो बेटे ये थोड़ा सा याद रखें कि यहां पर यह है आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन। यानी आपको याद रखना है कि बेटे कुछ रोगियों में या वयस्कों में एक रोग होता है जिसका नाम है मधुमेह। सब जानते हैं डायबिटीज है, दो तरह की है, डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2। जो टाइप 1 प्रकार की जो डायबिटीज होती है बच्चों, ये डायबिटीज आनुवांशिक होती है और इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। और इस बीमारी के अंदर इंसुलिन की कमी होने से जो ग्लूकोज है वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इंसुलिन का फंक्शन याद है ना आपको कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। लेकिन बेटे यहां पर इंसुलिन की कमी हो जाने से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को अपन कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, और फिर उस रोगी के मूत्र के साथ में शर्करा बाहर जाने लगेगी। उसके अलावा बेटे घाव बढ़ने में देरी हो जाएगी। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं उसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाएगी, और यहां तक कि बेटे उसकी किडनी फेल होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा और आंखों से दिखाई देना भी कम हो जाता है। तो यह है डायबिटीज के लक्षण, ये ध्यान रखना बेटे। तो अब क्या किया जाता था पुराने जमाने में कि इस डायबिटीज या मधुमेह के उपचार में
जानवरों या सूअरों की अग्नाशय ग्रंथि का प्रयोग लिया जाता था बेटे इंसुलिन के लिए। कैसे लिया जाता था कि इनकी अग्नाशय ग्रंथि को निकाल करके और सुखा करके बेटे गोलियां बनाई जाती थी, फिर ये रोगी को खिलाई जाती थी। ठीक है, कुछ रोगियों में इससे आराम भी आ जाता होगा, लेकिन बेटे कुछ रोगियों का शरीर इन गोलियों को बाह्य पार्टिकल मान लेता था और उनके विरुद्ध बेटे एंटीबॉडी बना लेता था, तो उस वजह से ये गोलियां नष्ट हो जाती थी या फिर उस व्यक्ति को एलर्जी हो जाया करती थी। तो यह इलाज नहीं था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बेटे आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया गया है। और वह इंसुलिन कैसे बना बेटे कि पहले प्रो इंसुलिन के रूप में बनाया, जिसमें ए चेन, बी चेन और एक सी चेन भी थी। बाद में जब इंसुलिन का मैच्योरेशन हुआ तो ए और बी चेन तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाती है और सी चेन जो होती है बेटे वो इसे सेपरेट कर दी जाती है और इस तरह से एक इंसुलिन प्राप्त कर लिया जाता है। तो आगे देखिएगा, इंसुलिन ध्यान रखना बेटे, इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो ये याद रखना बेटे कि ये हमारे पास में इंसुलिन है और इंसुलिन के अंदर दो चेन होती है, एक तो अल्फा चेन जिसे आप ए चेन भी कह सकते हो और एक बीटा चेन जिसे आप बी चेन भी कह सकते हो। इसे आप ए चेन कह सकते हो और दूसरे वाले को आप बी चेन भी आप कह सकते हो। तो ये थोड़ा ध्यान रख ले कि इंसुलिन दो, ये ध्यान रखना है, दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन बेटे पेप्टाइड टाइप का हार्मोन है, इसे ओरली नहीं लिया जाता। कारण क्या है? क्योंकि अगर मुख के द्वारा इंजेक्शन लेंगे तो इसका डाइजेशन आमाशय में हो जाएगा। यही कारण है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें इंजेक्शन जो इंसुलिन होता है वो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, ओरली या टेबलेट के रूप में नहीं दिया जाता। इसका रीजन आप पता कर लेना, क्योंकि बेटे जो इंसुलिन है ये पेप्टाइड हार्मोन है, अगर इसे ओरली लिया तो आमाशय के अंदर इसका पाचन हो जाएगा और ये बॉडी सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इंसुलिन है बेटे जो दो श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, श्रृंखला ए जिसे आप अल्फा भी कह सकते हो और श्रृंखला बी जिसे आप बीटा भी कह सकते हो, और ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। तो ये याद रखना बेटे कि इसमें पहली जो चेन होगी, फर्स्ट चेन, इसे अल्फा चेन आप कहेंगे और जो सेकंड चेन होगी यहां पर इसे आप बीटा चेन भी कह सकते हो। और ये जो चेन होती है दोनों, ये आपस में बेटे डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़ी होती है। तो एक चेन तो इसमें अल्फा होती है जिसमें 21 अमीनो एसिड होते हैं और सेकंड चेन बीटा होती है, इसमें 30 अमीनो एसिड होते हैं और ये दोनों की दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। तो इतना आपको याद रखना है। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन पहले किसके रूप में संश्लेषित होता है? पराग हार्मोन संश्लेषित होता है, यानी एक तरह से प्रो इंसुलिन के रूप में संश्लेषित। इसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी कहा जाता है, यानी इसे कहा जाता है बेटे सी चेन कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप याद कर ले कि बेटे जो इंसुलिन है पहले प्रो इंसुलिन के रूप में बनेगा और इस प्रो इंसुलिन में एक अतिरिक्त फैलाव और होगा और वो जो फैलाव होगा उसे सी पेप्टाइड या सी चेन कहेंगे। लेकिन ये जो सी चेन होगी तो ये बेटे केवल प्रो इंसुलिन में होगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, ध्यान देना कि प्रो इंसुलिन कितने प्रकार की श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, तो जवाब जाएगा 3 प्रकार की श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। पहला तो ए चेन, फिर बी चेन और एक होगा सी चेन। लेकिन बेटे जब इसका मैच्योरेशन होगा, जब इसका परिपक्वन होगा तो ए और बी चेन तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाएगी, लेकिन सी चेन को वहां से पृथक कर दिया जाएगा और इस तरह से जो है एक मैच्योर इंसुलिन का निर्माण होगा। तो यहां आप देख लें कि मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन पहले प्रो इंसुलिन के रूप में संश्लेषित होता है जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी कहते हैं। यह सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में, ये याद रखना बेटे, यह सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। ये इंसुलिन से क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देख ले, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं बेटे कि इंसुलिन जो है
इंसुलिन। ये तो याद हो गया ना बच्चों कि इंसुलिन कौन सी ग्रंथि से सेक्रेट होने वाला हार्मोन है? तो जवाब याद रखना, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में बेटे एल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल, इस तरह से सेल होती है। तो अग्नाशय ग्रंथि की एक सेल होती है, कोशिका होती है, जिसका नाम है बीटा सेल। तो बीटा सेल बेटे इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये पेप्टाइड हार्मोन है जो लगभग 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। बेटे इसकी दो श्रृंखलाएं होती है, एक तो एल्फा चेन और एक बीटा चेन। एल्फा चेन को ए चेन कह सकते हो, बीटा चेन को बी चेन कह सकते हो। दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। अब आइएगा इसके निर्माण की बात। तो स्तनधारियों के अंदर या मनुष्य के अंदर बेटे पहले यह एक प्री इंसुलिन की फॉर्म में यह संश्लेषित होता है, जिसमें ए और बी के साथ साथ एक और अतिरिक्त फैलाव या अतिरिक्त चेन इसके अंदर पाई जाती है, जिसे सी पेप्टाइड या सी चेन कहते हैं। जब इंसुलिन का मैच्योरेशन होता है बच्चों, तो मैच्योरेशन के बाद में क्या होता है बेटे, एल्फा और बीटा यानी ए और बी तो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाती है, और जो सी फैलाव है और ये जो सी चेन है इसे बेटे इंसुलिन से अलग कर दिया जाता है। तो याद रखना कि जो प्री इंसुलिन है या प्रो इंसुलिन है उसमें तो बेटे 3 चेन देखने को मिलेगी, ए चेन, बी चेन और सी चेन। लेकिन जो मैच्योर इंसुलिन होता है, जो परिपक्व इंसुलिन होता है, तो बेटे इस इंसुलिन में आपको 2 ही चेन देखने को मिलेगी, एक तो ए चेन और एक बी चेन, और सी चेन को इससे अलग कर दिया जाता है। तो यह जरूर आप ध्यान रखना बेटे इस पॉइंट का। हाँ, तो यहां पर आप देखिएगा बच्चों कि 1983 में, अब यह है कृत्रिम इंसुलिन कैसे बनाया गया था ये, तो 1983 में लिली नामक एक अमेरिकन कंपनी थी बेटे, लिली नामक एक अमेरिकन कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और श्रृंखला बी के अनुरूप होता था। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यानी बेटे वैज्ञानिक का नाम जो था वह नाम तो था, ध्यान रखना, यानी शान, लेकिन जो कंपनी थी वह थी लिली। तो लिली कंपनी ने डीएनए की 2 अनुक्रमों को तैयार किया जिसके ऊपर पेप्टाइड श्रृंखला बनेगी। याद रखना बेटे, तो एक अनुक्रम तो ए था और एक बी था, जिस पर ध्यान रखना बेटे एक पर तो इंसुलिन की श्रृंखला ए और दूसरे इंसुलिन की श्रृंखला बी के अनुसार वह था। तो उसके बाद में देखो इसमें ई कोलाई जीवाणु के अंदर उसमें प्रवेश करवाकर इंसुलिन श्रृंखला का उत्पादन किया। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि बेटे यहां पर क्या किया, लिली नामक एक अमेरिकन कंपनी ने डीएनए के 2 अनुक्रमों को तैयार किया और उन अनुक्रमों में से एक तो बेटे ए चेन के अनुरूप था और दूसरा बी चेन के अनुरूप था, और फिर उसने इन दोनों डीएनए को ई कोलाई नामक एक जीवाणु के अंदर प्रवेश करवाया और प्रवेश करवा करके बेटे वहां पर इंसुलिन की 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण किया। तो पहले देखो कि जो कृत्रिम डीएनए, कृत्रिम इंसुलिन जो बनाया गया था वह अमेरिका की एक कंपनी थी बेटे, और उस कंपनी का नाम है लिली कंपनी। तो समझना ध्यान से कि लिली कंपनी ने पहले बेटे डीएनए के 2 अनुक्रमों को तैयार किया जो किसके अनुसार थे, इंसुलिन की श्रृंखला ए और इंसुलिन की श्रृंखला बी। उसके बाद में इन दोनों अनुक्रमों को ई कोलाई नामक जीवाणु के अंदर प्रवेश करवा करके इंसुलिन की श्रृंखला का निर्माण किया। तो यहां पर आप देखो बेटे कि इन अलग अलग निर्मित श्रृंखला एक तो ए और बी को निकाल करके डाइसल्फाइड बंध से बनाकर और संयोजित करके मानव इंसुलिन का निर्माण किया। तो बेटे ये जो मानव इंसुलिन है, मानव इंसुलिन, ये याद रखना, मानव इंसुलिन। तो मानव इंसुलिन का जो नाम है ये नाम है बेटे होमुलिन, होमुलिन। और याद रखना ये जो मानव इंसुलिन है ये प्रथम निर्मित हार्मोन है, ये प्रथम निर्मित हार्मोन, ये याद रखना बेटे। और ये जो प्रथम निर्मित हार्मोन है, ये हार्मोन जो बनाया गया था, ये बनाया गया था बेटे बाय शान।
शान एक वैज्ञानिक है, टी साइलेंट है बेटे, तो इसके थ्रू इसको बनाया गया था। तो यहां पर आप एक बार ध्यान से देख ले कि किस तरह से इसके बनाया कि बेटे पहले अमेरिकन कंपनी थी लिली, उसने डीएनए के 2 अनुक्रमों को तैयार किया। दोनों अनुक्रमों को तैयार करके जो कि इंसुलिन की ए और बी श्रृंखला के जैसे ही थे बेटे, उनको इकोलाई जीवाणु के अंदर प्रवेश करवाया और प्लाज्मिड से बांध दिया या ब्लड मिल्क के साथ मिला दिया। तो उसके बाद में बेटे वहां पर इंसुलिन की एक तो ए और बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनी, उन श्रृंखलाओं को वहां से निकाल करके और उसे जोड़ दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और डाइसल्फाइड बॉन्ड के जुड़ने के साथ ही वह एक तरह का इंसुलिन के रूप में प्राप्त हुआ, और जो इंसुलिन के रूप में प्राप्त हुआ उसका नाम था बेटे होमुलिन। तो याद रखना यहां से 2 पॉइंट कि इस बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से या जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे पहला बनाया गया हार्मोन कौन सा था? तो बेटे नाम तो उसका इंसुलिन है, लेकिन जिस नाम से उसे बनाया गया था उसका नाम है होमुलिन। तो होमुलिन इज द फर्स्ट मेड हार्मोन बाय द बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया यह पहला हार्मोन है, और यह शान वैज्ञानिक जिसके द्वारा बनाया गया, और इसको इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो यह भी आपको बेटे यहां पर याद रखना है। आगे आप देखिएगा कि यहां आता है बेटे हमारे पास में अगला जो इसका पार्ट है वह है जीन थेरेपी, यानी जीन चिकित्सा। अब यहां पर देखना है बेटे कि कई बीमारियां ऐसी भी होती है जिनका उपचार जीन थेरेपी के आधार पर किया जाता है। यह तो बेटे इंसुलिन था जो आपको समझ में आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से पहला बनाया गया जो हार्मोन था वह इंसुलिन था। यह कैसे बनाया कि पहले बेटे 2 डीएनए के अनुक्रमों को खोजा और उसे फिर इकोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड के साथ में जोड़ा, तो वहां पर इंसुलिन की ए और बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। दोनों श्रृंखलाओं को उसे पृथक किया और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, और जोड़ने के साथ ही एक इंसुलिन वहां पर प्राप्त हो गया जो कि आगे चलकर डायबिटीज के उपचार में काम में आने लगा, और उसका नाम था बेटे यानी होमुलिन। तो ये आपको वहां पर याद करना है। अब यहां आपको ये देखना है कि जीन थेरेपी में बेटे कुछ जीनें ऐसी भी होती है जिसका इलाज या जिनको हटाना या जोड़ना ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया है। तो आप देखिएगा बेटे जीन चिकित्सा में इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि एक व्यक्ति आनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है? तो ध्यान रखना कि यस, तो इसकी चिकित्सा व्यवस्था क्या है बेटे? इसकी है जीन चिकित्सा, यानी जितने भी अधिकतर आनुवांशिक रोग होते हैं बेटे तो उन्हें किसी दवाई वगैरह से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आनुवांशिकता किसके कारण होती है? जीन के द्वारा। क्योंकि जीन ही क्या होती है बच्चों? जीन ही एक ऐसी संरचना है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती है। तो जितने भी आनुवांशिक रोग होते हैं उनके उपचार में बेटे जीन चिकित्सा का ही उपयोग किया जाता है। तो यह याद रखना कि कोई व्यक्ति अगर कोई आनुवांशिकी विकार से या आनुवांशिकी रोग से ग्रसित है तो फिर उसका उपचार संभव है, लेकिन किसके द्वारा है? जीन चिकित्सा के माध्यम से उसका उपचार किया जाता है। तो देखो बेटे यहां पर की व्यवस्था है, तो जीन चिकित्सा एक ऐसा ही प्रयास है। तो ये ध्यान रखना बेटे, जीन चिकित्सा एक ऐसा ही प्रयास है। तो ये याद रखना, अगर कोई व्यक्ति, क्वेश्चन आ जाए बेटे, अगर कोई व्यक्ति आनुवांशिकी रोग से ग्रसित है तो उसका उपचार किस विधि के द्वारा किया जाएगा? तो जवाब क्या है आपके पास में? जीन चिकित्सा के द्वारा। क्योंकि ऐसे समझ लेना, क्योंकि बेटे आनुवांशिकी वर्ड आ गया ना, तो आनुवांशिकी का क्या मतलब है? आनुवांशिकी का मतलब है बच्चों कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, तो ऐसी बीमारियों को अपन आनुवांशिकी रोग कहते हैं। तो आनुवांशिकी रोग का उपचार क्या संभव है? ये एनसीईआरटी पूछ रही है आपसे, तो आप क्या जवाब देंगे? यस, संभव है। किसके द्वारा संभव है? तो बेटे याद रखना, जीन चिकित्सा के द्वारा संभव है। अब आइए जीन चिकित्सा के द्वारा कैसे संभव है, तो सेकंड पॉइंट में आपको याद रखना है कि जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा
किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। यानी बेटे यहां पर ध्यान रखना कि जीन चिकित्सा में, तो जीन चिकित्सा में ऐसा मेथड लिया जाता है कि पहले यह पता लगाया जाता है कि कौन कौन सी जीन हानिकारक है, कौन कौन सी जीन लाभदायक है। तो पहले हानिकारक जीनों को चिन्हित किया जाएगा और यह आरडीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेटे उन चिन्हित आनुवांशिकी जो दोषपूर्ण जीन हैं उन्हें हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर जो है नई जीन या जो है आवश्यक जीन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यह भी याद रखना कि इस जीन चिकित्सा के अंदर क्या किया जाएगा बेटे कि अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति आनुवांशिकी रोग से दोषित है तो पहले तो उस जीन का पता लगाना जरूरी है जिसकी वजह से वह आनुवांशिकी रोग से ग्रसित है। तो यह थोड़ा सा याद कर ले कि जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जा सके। यानी जो जीन दोष है बेटे उन जीन दोषों को कैसे अलग किया जाए, ऐसी विधियां पहले जीन चिकित्सा में लाई जाती है। यानी पहले जीन को पहचाना जाता है और पहचानने के बाद में उन जीनों को कैसे हटाएंगे, कैसे बेटे वहां से उसको निकालेंगे। तो ये सारी की सारी जो मेथड है वह जीन चिकित्सा में ही उपयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद में देखो उसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिका या ऊतकों में प्रवेश करवाया जाता है। तो यह भी याद रखना बेटे, क्योंकि मान लेते हैं हमें जो है क्या कहते हैं जीन थेरेपी करनी है या जीन चिकित्सा करनी है, तो जो लाभदायक जीन है, जो आवश्यक जीन है बेटे, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि वांछित जीन को तो जोड़ना और हानिकारक जीन को हटाना यही बायोटेक्नोलॉजी है, यही जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी है। तो जीन चिकित्सा में बेटे पहले क्या किया जाएगा कि जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे में आनुवांशिकी रोग है तो पहले बेटे क्या किया जाएगा कि उस बच्चे के दोषपूर्ण जीनों को पहचाना जाएगा और पहचानने के बाद उसे हटाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाएगा। और इसके बाद में बेटे जो वांछित जीन होगी, जो आवश्यक जीन होगी, उसे उस व्यक्ति की कोशिका में या टिश्यू में प्रवेश करवाया जाएगा। अच्छा अब क्या होगा, प्रवेश करवाने के बाद यह जीन उसके डीएनए से जाकर जुड़ेगी और जब उस कोशिका का गुणन होगा तो इसके साथ साथ वांछित लक्षणों वाली जीन का भी गुणन होगा और यह गुण बेटे उस व्यक्ति के अंदर भी उत्पन्न होगा। तो यह यहां पर आपको समझना है कि इस रोग के उपचार के दौरान जो वांछित जीन होती है इसे व्यक्ति की कोशिका या टिश्यू में प्रवेश करवाया जाता है। उसके बाद में देखो बेटे आनुवांशिक दोष वाली कोशिका के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करती है। यानी अब यहां पर आप समझिएगा कि बेटे ये जो किसी व्यक्ति को आनुवांशिक दोष वाली कोई कोशिका है, अब इसमें कोई जीन ए है बेटे, ये बी है, ये सी है, ये जीन यहां पर काम नहीं कर रही है, तो यहां हम क्या करेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर एक सामान्य जीन जो है डी, ये उसको प्रवेश करवाएंगे। तो ये जो सामान्य जीन होगी बेटे ये इस ए जीन की जो निष्क्रियता है उसे समाप्त कर देगी और इसकी जगह पर ये सामान्य कार्य करने लग जाएगी। तो यहां आप ध्यान से समझ ले कि आनुवांशिकी दोष वाली कोशिका यानी ऐसी कोशिका जिसमें आनुवांशिकी दोष है, जिसके अंदर कोई आनुवांशिकी रोग वाली जीन है, तो उस जीन में पहले सामान्य कोशिका या सामान्य जीन को यानी ऐसे जीन जो सुचारू रूप से कार्य कर रही है, जिसके अंदर कोई आनुवांशिकी दोष नहीं है, उस जीन को उस व्यक्ति में या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं। अब ये क्या करेगी बेटे, ये जैसे मैंने कहा था ना कि ए जीन है, अब निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न कर देगी। यानी बेटे ये ए तो अलग और इसकी जगह पर यहां पर मान ले तो ये तो अलग हो जाएगी और ये डी है, ये यहां पर आ गए। तो ये जो डी यानी ये जो सामान्य जीन है, डी किसको माना अपन ने, सामान्य जीन को माना। तो सामान्य जीन जब इस कोशिका में प्रवेश करवा दी जाएगी तो बेटे जो दोषपूर्ण जीन है जिसकी वजह से
कार्य जो है संपन्न नहीं हो पा रहे, तो क्या होगा कि ये जो सामान्य जीन है ये निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति को पूरा कर देगी और उस कोशिका को एक सामान्य कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये यहां पर आप देख लीजिएगा बच्चों, क्या हुआ कि आनुवांशिकी दोष वाली कोशिका में हमने क्या किया कि एक सामान्य जीन को उस व्यक्ति या भ्रूण की कोशिका में प्रवेश करवा दिया। अब हुआ क्या कि ये जो सामान्य जीन है, जैसे ये बेटे वहां जाएगी कोशिका के अंदर, तो जो दोषपूर्ण जीन थी जिसकी वजह से उस कोशिका के कार्य संपन्न नहीं हो पा रहे थे, तो ये जो सामान्य जीन जाएगी वह निष्क्रिय दोषपूर्ण जीन के जो कार्य थे बेटे, उन कार्यों की क्षतिपूर्ति को पूरा करके उस कोशिका को यह सामान्य कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। तो यह थोड़ा सा आपको इसके अंदर याद रखना है। आगे आप देखिएगा कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन की कमी को दूर करने में किया गया था। ये याद रखना बेटे, एडिनोसिन डीएमिनेज, ये एंजाइम होता है एडीए, इसको आप थोड़ा सा याद रख लें, एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। तो यह भी याद रखना बेटे, यानी 4 वर्षीय बालिका थी, उस बालिका में इस एंजाइम की कमी से बेटे कई सारे रोग होते हैं, तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये जीन थेरेपी का प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन अभी हाल में एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था बेटे कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग में आने वाला एंजाइम कौन सा था। तो याद रखना, पहला प्रयोग जो किया गया था वह 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्यों के लिए अति आवश्यक होता है। यानी ये जो एंजाइम होता है बेटे एडीए, ये एंजाइम हमारी इम्यून सिस्टम को प्रेरित करता है, यह हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो के प्रत्यारोपण से भी होता है। तो यह भी याद रखना बेटे कि कुछ बच्चों में एडीए की कमी का जो उपचार है यह बोन मेरो ट्रांसप्लांट के द्वारा भी किया जाता है, जबकि दूसरों में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है। कुछ बच्चों में इसे ये एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा के द्वारा भी उपचार किया जाता है, जिसे सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडीए दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि कुछ बच्चों में तो बेटे एडीए की कमी का उपचार बोन मेरो ट्रांसप्लांट के द्वारा किया जाता है, और कुछ बच्चों में जो है ये एंजाइम ट्रांस या एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा किया जाता है, जिसमें बच्चे को इंजेक्शन के द्वारा एडीए की कमी को पूरा किया जाता है। यानी डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से ये एडीए एंजाइम उस बच्चे को लगा दिया जाता है। उसके बाद में उपयुक्त दोनों विधियों में यह कमी की पूर्णतया रोगनाशक नहीं है। यानी बेटे ये जो कमी है कि ये पूर्णतया रोगनाशक नहीं है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों की दोनों विधियां हैं, इन दोनों विधियों से बच्चे के अंदर बीमारी को पूर्णतया ठीक नहीं किया जा सकता, या दोनों बीमारियों से ये जो बीमारी है दोनों, एक तो बेटे बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन और एक यहां पर इसमें लिया जाएगा एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा, जिसमें एंजाइम को सीधे ही इंजेक्शन के द्वारा बच्चे को दिया जाता है। तो ये एंजाइम प्रतिस्थापन विधि और बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन विधि, ये दोनों ही बेटे याद रखना जीन थेरेपी की विधियां हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये पूरी की तरह रोगनाशक नहीं है। यानी इन विधियों से पूरी तरह से बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद में आप देखिएगा बेटे जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट को निकाल करके शरीर से बाहर उसका कल्चर करवाया जाता है। यानी याद रखना बेटे कि ये यहां पर जो जीन चिकित्सा है, तो जीन चिकित्सा, यस बच्चों, तो यहां जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रक्त से लिम्फोसाइट को निकालकर और उसका बाहर कल्चर करवाया जाता है। सक्रिय एडीए का cDNA लसीकाणु में प्रवेश करवा करके अंत में रोगी के शरीर में वापस प्रवेश करा दिया जाता है। यानी यहां पर cDNA, ये ध्यान रखना बेटे कि सबसे पहले क्या किया जाएगा
कि लिम्फोसाइट को शरीर से बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद में उसका कल्चर करवाया जाएगा। कल्चर करवाने के बाद में जो सक्रिय डीएनए है, जिसे सी डीएनए को लसीकाणु में प्रवेश करवा करके और अंत में इसे रोगी के अंदर डाला जाएगा। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूण अवस्था की कोशिकाओं में उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है। लेकिन बेटे स्थायी उपचार कब हो सकता है? जब ये जो कोशिकाएं हैं ये कहां पर प्रवेश करवाए जाए? भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में। यानी अगर पता लग जाए कि भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में बच्चे में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी है तो बेटे यहां पर ये जो तैयार किया है ना अस्थि मज्जा में एडीए एंजाइम, तो यह अलग क्या हुआ? अगर प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में की कोशिकाओं में उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा? एक स्थायी उपचार बन जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद में आप देखिएगा आणविक निदान, यानी मॉलिक्यूलर। बेटे यहां पर आप देखिएगा आणविक निदान, तो रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान और उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना आवश्यक। यानी बेटे याद रखना कि अगर आणविक निदान में क्या है कि रोग के प्रभावी उपचार के लिए हमें रोग का निदान करना है, तो पहले बेटे आपको क्या याद करना पड़ेगा कि पहले तो उस रोग की प्रारंभिक पहचान क्या है और उस रोग की क्रिया विज्ञान क्या है, यानी वो रोग किस किस तरह के हानि पहुंचाता है, कौन कौन से लक्षण उत्पन्न करता है, तो ये जानकारी होना बेटे आवश्यक होती है। उसके बाद में देखिएगा कि पुनर्योगज डीएनए द्वारा और एक पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा और एक बेटे एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा, कुछ ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जाती है। तो यह भी थोड़ा सा याद रखना कि एक तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एक होता है बेटे पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एक होता है एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा। ये ऐसी विधियां हैं बेटे जिसके माध्यम से आप किसी रोग की प्रारंभिक अवस्था की पहचान कर ली जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बेटे अपन को अगर आणविक निदान के बारे में लिखना है तो आणविक निदान में आपको पहला पॉइंट याद रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि बेटे पहले रोगी का जो लक्षण है उसका पता लगाना पड़ेगा और दूसरा रोग जो है वह पहचान कैसे की जाएगी, कौन सी प्रकार की बीमारी है और उस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं। तो पहले तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद में बेटे ऐसी कौन कौन सी तकनीकी है जो हमें बीमारी के लक्षणों के बारे में पहले से बता देगी। तो ऐसी तकनीकी में एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसे आप कहेंगे पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, यानी बेटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरी विधि आप इसमें याद रखेंगे तो वह है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर कहा जाता है बेटे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर। और तीसरी है यहां पर एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा। ये ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा किसी रोग की प्रारंभिक अवस्था को पहचाना जा सकता है। उसके बाद में देखो बेटे रोगजनक। अब रोगजनक में जीवाणु हो सकता है, विषाणु की उपस्थिति का सामान्यतः तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नॉर्मल अगर आप देखते हैं बच्चों तो नॉर्मल क्या, आज जैसे मान लेते हैं हमारे अंदर कोई वायरस आ गया तो आज का आज ही हमें पता नहीं चल पाएगा। तो हमें पता कब लगता है कि जब कोई जीवाणु या वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। आते हमें पता नहीं लगता, हमें पता लगता है कि जब वो वायरस और जीवाणु के द्वारा जो रोग पैदा होता है उस रोगों के लक्षणों को देखकर फिर हमें यह पता लगता है कि बेटे हाँ हम इस जीवाणु से इस रोग से ग्रसित हो गए, इस वायरस के द्वारा उत्पन्न अपन इस रोग से ग्रसित हो गए। तो यह भी याद रखना कि चाहे जीवाणु हो या वायरस हो उनकी उपस्थिति का सामान्यतः पता नहीं लगता है। पता जब लगता है बेटे जब उनके द्वारा उत्पन्न रोगों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो यह भी आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद में बेटे उस समय तक रोगजनक की संख्या शरीर में पहले से काफी अधिक हो जाती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है बेटे, इसको गुणन अवस्था कहेंगे, यानी गुणन अवस्था के माध्यम से, गुणन अवस्था के माध्यम से। भाई आप ये देखो कि बेटे जैसे एक स्पोरोजोइट हमारी बॉडी के अंदर आएगा
अब आते ही क्या हमें ठंड लगकर बुखार आना शुरू हो जाएगा? नहीं। एक स्पोरोजोइट हमारी बॉडी के अंदर आया, लेकिन बेटे धीरे धीरे वो गुणन करता जाता है और फिर 10 से 12 दिन बाद हमें मलेरिया होता है, जब तक वो लाखों करोड़ों की संख्या में हमारी बॉडी के अंदर बन चुके होते हैं। तो ये जितने भी रोगजनक होते हैं बेटे, तो रोगजनक हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते ही हमें इनके प्रवेश का पता नहीं लग पाता है। उसके बाद में बेटे क्या होता है कि धीरे धीरे फिर क्या होगा कि इनके लक्षण जब उत्पन्न होंगे, जब तक इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें कि धीरे धीरे बेटे इन लक्षण, ये हमारी बॉडी में ये लक्षण बढ़ते जाएंगे और जब तक लक्षण उत्पन्न होंगे, जब तक इन रोग जनकों की संख्या हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद में आप देखिएगा बेटे, जब बहुत कम संख्या जीवाणु या विषाणु हो तब उनकी पहचान, अब याद रखना बेटे, जब बहुत कम संख्या में हमारी बॉडी के अंदर जीवाणु या विषाणु हो तो उनकी पहचान पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा उनके न्यूक्लिक अम्ल के परिवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन द्वारा कर सकते हैं। यानी ऐसे कर सकते हैं बेटे, क्योंकि पीसीआर क्या है कि एक डीएनए खंड से उसी के समान 2 या अधिक डीएनए खंड का बनना, यह कहलाता है पीसीआर। तो पीसीआर विधि के माध्यम से बेटे क्या होता है कि कम भी अगर जीवाणु और वायरस है ना, तो उसके डीएनए खंड का पता लगा करके उसका गुणन करवाया जाता है, उसका एम्प्लीफिकेशन होता है, तो फिर वहां पर जीवाणु और वायरस की पहचान कर ली जा सकती है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें कि जब अगर ये विषाणु या वायरस बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु हो तो उसकी पहचान किसके द्वारा की जाएगी? पीसीआर विधि यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा उसकी पहचान कर ली जाएगी। उसके बाद में देखो, यानी संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान हेतु भी पीसीआर आज का सामान्य उपयोग में लाया जा रहा है। तो बेटे ये थोड़ा सा याद रख ले कि यहां पर ये जो आणविक निदान है, तो आणविक निदान के अंदर रोग जनक की पहले से ही कैसे पता लगाया जाए, क्योंकि नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो बेटे जब तक हमें किसी जीवाणु या किसी वायरस का पता नहीं लगेगा, जब तक हमारे अंदर उससे होने वाले रोग के लक्षण उत्पन्न ना हो जाए। लेकिन बेटे कुछ विधियां ऐसी भी है जिनके माध्यम से अपन इनकी कम संख्या में रहते हुए भी इनकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। जैसे एक तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, एक पीसीआर है और एक एंजाइम संलग्नता वो जो है प्रतिस्पर्धा है। तो वो उन विधियों के माध्यम से बेटे अपन पता लगा सकते हैं। यहां तक क्लियर। उसके अलावा बेटे अगर पता नहीं लगा तो ये वायरस और जीवाणु हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेंगे और बॉडी के अंदर इंटर करके बेटे ये गुणन करते हैं और गुणन करके ये कई हजारों लाखों की संख्या में ये वृद्धि कर लेते हैं। इसे जीन आवर्धन या एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। तो बेटे इसमें पीसीआर एक ऐसी विधि है कि जब ये वायरस और जीवाणु कम संख्या में बॉडी के अंदर होंगे तो भी बेटे पीसीआर विधि के द्वारा इनका पता लगाया जा सकता है। इसी तरह से बेटे एड्स होता है, अगर एड्स का वायरस भी हमारी बॉडी के अंदर चला गया और बेटे कम संख्या में मौजूद है तो इसका उपयोग भी पीसीआर विधि के माध्यम से लगाया जा सकता है। उसके बाद में देखो, यह एक उपयोगी तकनीकी है जिसके द्वारा बहुत सारे आनुवांशिकी दोषों की पहचान की जा सकती है। यानी पीसीआर, इसके माध्यम से कई प्रकार के आनुवांशिकी दोष का पता लगाया जा सकता है। डीएनए हो या आरएनए की एकल श्रृंखला से एक विकिरण सक्रिय अणु जिसको समपरिक्षेत्र जुड़कर कोशिका के क्लोन के रूप में पूरक डीएनए से संकरित होते हैं। यानी इस विधि में क्या होता है बेटे कि यह डीएनए हो या आरएनए हो, जब एक श्रृंखला बनती है तो इससे दूसरी श्रृंखला जुड़कर बेटे इसका पूरक डीएनए से ये संकरित होते हैं। तो ये पीसीआर विधि में याद रखना, क्योंकि डीएनए का एक श्रृंखला है तो कुछ ही समय बाद में उससे बेटे दूसरी श्रृंखला बनेगी, फिर उससे दूसरे से 2 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे। तो इस तरह से ये पीसीआर विधि में बेटे ये काम आएगा। तो एक डीएनए श्रृंखला से विकिरण अणु के माध्यम से क्लोन जो बनेगा उसे अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं, यानी उसके पूरक डीएनए का निर्माण यहां पर होता है। तो ये आपको बेटे इसमें पढ़ना है। तो ये टॉपिक था हमारा
चिकित्सा क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग। तो आई होप बच्चों ये टॉपिक थोड़ा सा रटाफिकेशन वाला है और इसको समझ के आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि लास्ट वाले जितने भी टॉपिक है ये टॉपिकों को तुम लिख लिख के याद करना, तभी ये टॉपिक याद होंगे, वरना बेटे आज तो मैंने ये पढ़ के आपको यहां पर पढ़ा दिया, आपने सुन लिया, लेकिन अगर आपने इसको बार बार रिपीट नहीं किया तो फिर ये टॉपिक आपको याद नहीं होने वाला। तो याद रखना, कॉपी पेन लें, हाथ में जो कठिन वर्ड है बेटे वो जो है हाथ से लिखें और उसके बाद में पढ़ने की कोशिश करें कि बेटे क्या क्या उपयोग चल रहे हैं, क्या क्या नहीं है, तब जाके ये टॉपिक आपको याद होगा। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।